हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर सेकंड चल रहा बच्चों, जिसमें आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके बारे में बात करेंगे, साथ में इनके प्रकार के बारे में बात करेंगे और इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात करेंगे। बच्चों, आप लोगों से एक गुजारिश है कि इसके पहले जो भी हमने वीडियोस प्रोवाइड किया है, यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाए देख लेना, या डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। और इसका हैंड रिटन नोट्स लेना है तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, जिसको भी नोट्स लेना है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 9685299189 मेरा पर्सनल नंबर बच्चों। मात्र 100 रुपीज चार्ज लिया जाता है और प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं। जिनको भी लेना है तो कांटेक्ट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। वैसे इलेक्ट्रोड विभव का मैं एक शाब्दिक रूप से एक वाक्य में यदि कहूं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन त्यागना, इसकी जो कैपेसिटी होगी, जैसे हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड कैसे बनता है कि यदि किसी भी हम धातु को उसी के विलयन में डुबा दें तो एक प्रकार से इलेक्ट्रोड कहला जाता है, या किसी भी विद्युत अपघट्ट में धातु को डुबा देते हैं तो इलेक्ट्रोड बन जाता है। अब उस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कितनी है या इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कितनी है, उस क्षमता को ही हम उसका बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। फिजिक्स में सब कोई पढ़ते हैं कि विभव होता क्या है। आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, और कार्य ही ऊर्जा है और ऊर्जा एक क्षमता है। समझिएगा ना भाई, आपको पढ़ाया था मैंने, शायद फिजिक्स में आप पढ़े होंगे कि एक आवेश है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो जो कार्य करना पड़ता है अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वो कार्य आपका विभव होता है बच्चों। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे कि एक आपका विलयन है, विद्युत अपघट्ट है, और उसमें हमने एक रॉड यानी धातु का एक क्षण डुबा दिया है। तब उस धातु के क्षण में या तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर के धातु के क्षण के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा, या तो धातु का क्षण इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो भाई साहब, इलेक्ट्रॉन त्यागना या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना कहीं ना कहीं आयन का विनिमय होता है, और उसमें जो ऊर्जा निहित होती है, जो कार्य होता है, जो उसकी क्षमता कहला जाती है, वही उसका कहला जाता है इलेक्ट्रोड विभव। यानी किसी धातु को उसके आयन के संपर्क में रखने पर जो बने इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, जो क्षमता है, वो आपका इलेक्ट्रोड विभव कहला जाता है। अब जैसे कोई भी पदार्थ जो है यानी धातु जो है, वो इलेक्ट्रोड कब कहलाता है बच्चों, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूं कि अपन क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं और हम उस पर एक विद्युत अपघट्ट डालते हैं। देखिएगा, एक बेसिक चीजें हैं, यदि आप एक बार समझ लिए बच्चों तो समझ लीजिए वो कभी आपको भूलने वाला नहीं है। ये मैंने पात्र ले लिया और इस पात्र में एक विद्युत अपघट्ट डाल दिया। ये मैंने विद्युत अपघट्ट डाल दिया और वो विद्युत अपघट्ट मैं कह दूं बच्चों कि जिंक सल्फेट है। यानी यहाँ पे ZnSO4 का विलयन है। विलयन का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये एक्वस फॉर्म में इसमें उपस्थित है। एक्वस फॉर्म का मतलब क्या हुआ, ZnSO4 टूट करके Zn2 पॉजिटिव बना लिया और SO4 2 नेगेटिव बना लिया। यानी ZnSO4 जो है एक्वस फॉर्म में, मतलब इसमें आयन के रूप में है। अब कहोगे सर विलयन है तो ZnSO4 किस में मिला होगा? अरे भाई, पानी के साथ मिला दो, सिंपल है, पानी के साथ, है ना। अब इसमें एक हम क्या करते हैं, जैसे जिंक का ही, जैसे हमने यहाँ पे जिंक सल्फेट का ही हमने विद्युत अपघट्ट लिया, यानी जिंक का ही एक हमने विद्युत अपघट्ट लिया है, और इसमें अपन जिंक का एक रॉड लगा देते हैं, एक प्लेट लगा देते हैं। जिंक एक धातु है, इसमें हमने एक प्लेट लगा दिया। अब ये बच्चों जानते हैं क्या कहलाया आपका, ये आपका इलेक्ट्रोड कहलाने लग गया। अर्ध सेल के नाम से इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, अर्ध सेल के नाम से इसे बोल सकते हैं। अब इसमें होता क्या है बच्चों कि जैसे ही हम मान लीजिए किसी धातु के क्षण को उसी के विद्युत अपघट्ट के विलयन में डुबा दिए, तो कंडीशन ऐसा होगा कि जैसे Zn2 पॉजिटिव है, Zn2 पॉजिटिव है, समझिएगा, ठीक है, Zn2 पॉजिटिव है, और ये जो जिंक है इसमें भी एक प्रक्रिया होगी। ये जिंक है तो जिंक में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो ये बना देगा Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा।
अब जब 2 इलेक्ट्रॉन निकला है और Zn2 पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, विलयन में चला जाएगा, Zn2 पॉजिटिव विलयन में चला जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, मतलब इस पूरे धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस स्थिति में ये जो आपका है ऋणावेशित इलेक्ट्रोड कहला जाता है। क्या कहला जाता है बच्चों, ऋणावेशित। ये कैसे हुआ, जैसे ही हमने धातु के क्षण को उसी के विद्युत अपघट्ट में डुबा दिया, तो यहाँ पर हुआ क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका बच्चों यहाँ पर अधिकता हो गई है। क्यों, क्योंकि जिंक जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और ये जो आयन है इस विलयन में मिल गया। इसे कहा जाता है बच्चों जिंक का ऑक्सीकृत होना, यानी जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया है बच्चों। क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और जहां पर ऑक्सीकरण हो गया वो आपका एनोड कहला जाता है। तो इस इलेक्ट्रोड को हम एनोड का भी नाम दे देते हैं। चूंकि यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रोड है इसलिए इसे हम पूरा सेल नहीं कह सकते, ये अर्ध सेल है। अब हमने कहा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो यहाँ पर जो त्यागने की क्षमता है वो उसकी इलेक्ट्रोड विभव है। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव है। यानी इलेक्ट्रॉन त्याग दिया यानी वहां पर ऑक्सीकरण हो गया, तो उसके प्रकार में जब हम चलेंगे तो फिर ये हम कहेंगे कि यदि किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है और जब ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है तो इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है, और इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है तो कुछ ना कुछ उसके पास क्षमता रही होगी, वही क्षमता उसकी विभव है। तो चूंकि ऑक्सीकरण हुआ है इसलिए उसे बोल सकते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोल सकते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया कि किसी भी धातु को जैसे उसके विद्युत अपघट्ट में मिलाते हैं तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर ही रह गया और जो आयन है वो विलयन पे चला गया। यहाँ पर आपने देख ही लिया कि ये जिंक का रॉड था, आयन जो है वो विलयन पे चला गया, यहाँ पर जो विद्युत अपघट्ट है, और बच्चों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रह गया। तो अब इसके चारों ओर जो है Zn2 पॉजिटिव के बहुत सारे आयन होंगे, है ना, और अंदर जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इसका मतलब ये सिंपल है कि वो ऋणावेशित है। और यहाँ पे बच्चों यदि ऑक्सीकरण हो रहा तो वो आपका एनोड भी कहलाएगा जब भी हम किसी सेल के साथ इसे जोड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आया कि किसी भी धातु की सतह से या इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति आपका इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। यदि इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, यदि वहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है बच्चों तो वहां पर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव हुआ। और यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता, जैसे एक कंडीशन ऐसा बता दीजिए सर जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, तो देखिए फिर वही हम एक पात्र बनाते हैं और पात्र में हम क्या करेंगे, एक विद्युत अपघट्ट लेंगे जिसका विलयन भर देंगे। तो इस बार हम थोड़ा सा दूसरा चेंज करेंगे, इस बार हम CuSO4 लेंगे, कॉपर सल्फेट का विलयन। इसमें थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों कॉपर का हम रॉड लेंगे, इसमें प्रवृत्ति चेंज हो जाती है दोनों में, इस बार थोड़ा सा चेंज हो जाएगा प्रवृत्ति। ये आपका कॉपर सल्फेट है, ठीक। इस स्थिति में होगा क्या बच्चों कि ये जो आपका CuSO4 है वो तो आपका Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में पहले ये अपघटित होगा। ये सिंपल है, ये अपघटित होना क्लियर है, ठीक है बच्चों, ये अपघटित होगा ही होगा। और जो इसके अंदर जो आपका यहाँ पे ये जो कॉपर होगा बच्चों, ये आपका Cu2 पॉजिटिव के रूप में होता है। इस स्थिति में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा, यानी जो आपका Cu2 पॉजिटिव होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और अंदर ये धनावेशित रहता है, कॉपर 2 पॉजिटिव के रूप में रहता है, ये धनावेशित रहता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है और शुद्ध कॉपर बन जाता है, इसलिए इसके चारों ओर कॉपर भी मुक्त होने की प्रवृत्ति हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो वहाँ पे अपचयन होता है। तो कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है और इस पे धनात्मक है। जब भी इस इलेक्ट्रोड को प्रयोग करेंगे तो इसको हम कैथोड बनाते हैं, क्योंकि धनावेशित इलेक्ट्रोड जो बनाएगा वो कैथोड कहला जाता है बच्चों। तो जहां पर अपचयन हुआ है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है, वहां पर आपका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। अब यहाँ पर मैं एक आपके लिए कंफ्यूजन छोड़ दिया। कंफ्यूजन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आया कि सर ये Cu2 पॉजिटिव कैसे हो गया। देखो मैं आपको बताता हूँ
कि ये जो आपका बिलियन है यहाँ पे टूटा Cu2 पॉजिटिव। अब ये बच्चों जाता है इसके पास में, जब इसके पास में जाएगा तो इससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। जब इससे इस कॉपर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी और ये धनात्मक हो जाएगा, और ये जो कॉपर है जो विद्युत अपघट से आया वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। फिर समझना बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं अपनी भाषा में समझा दूँ कि जैसे मान लीजिए एक हमारे पास यहाँ पे कॉपर का शुद्ध, ये कॉपर है ना, पहले शुद्ध कॉपर है, और इसके चारों ओर आपका बिलियन भरा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे आया, अटैक किया, मतलब Cu2 पॉजिटिव। अब इससे ये इलेक्ट्रॉन लिया, इससे इलेक्ट्रॉन लिया ना, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कहीं ना कहीं इस कॉपर से जब इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो ये प्लस आयन के रूप में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकाल करके इस कॉपर ने ले लिया। तो वास्तविकता तो ये है कि जब भी यहाँ से कॉपर इसके चारों एकत्रित हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है। इसका जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो कहीं से यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वहाँ पर धनावेश बचता है। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो वहाँ पे धनावेश बचता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका थोड़ा सा डिटेल में समझाने का रीजन यही रहता है कि ताकि आपके मन में डाउट ना रह जाए। अब इसके प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात करेंगे। पहला, धातु की प्रकृति। धातु की प्रकृति का मतलब है जैसे हमने इलेक्ट्रोड बनाया जिस धातु की, तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है और कितना इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है। यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, जैसे ग्रहण करने की मतलब विद्युत ऋणात्मकता, त्यागने की क्षमता मतलब विद्युत धनात्मकता, यदि इनके पास जितना प्रबल होगा वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, फलस्वरूप उसका इलेक्ट्रोड विभव उतना ही अधिक होगा। दूसरा है बिलियन में धातु आयनों का सांद्रण। यदि सांद्रण बढ़ जाता है तो फिर दिक्कत होती है। सांद्रण बढ़ेगा, भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सांद्रण का मतलब यही होता है कि बिलियन में आयनों की संख्या की वृद्धि। आयन ज्यादा हो गए तो फिर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की थोड़ा सा क्षमता कम हो जाती है, जिससे विभव घट जाता है। तीसरा आपका ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव नर्नस्ट समीकरण के आधार पर समझेंगे। ठीक है, नर्नस्ट ने सीधा ताप का संबंध बताया था इलेक्ट्रोड विभव पर आधारित। और दाब का भी प्रभाव होता है बच्चों। सेलों में जो रासायनिक अपक्रिया होती है, सेलों को एकदम बंद कर दिया जाता है, एकदम पैक्ड रहता है, क्योंकि नमी के उपस्थिति में वो जो केमिकल होता है वो खराब हो जाता है। तो दाब का भी प्रभाव होता है। दाब का मतलब होता है बाहर के गैस का, इसलिए उसे सील्ड कर दिया जाता है, यानी एक निश्चित दाब अंदर रहता है। अधिक कम होने पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोड पर इफेक्ट पड़ता है, यानी इलेक्ट्रोड पर इफेक्ट पड़ेगा तो इलेक्ट्रोड विभव पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो दाब का भी प्रभाव पड़ता है, ताप का भी प्रभाव पड़ता है। तो प्रभावित करने वाले कारक कभी कभी तो 1-2 नंबर में आता है, तो आप पॉइंट ही लिख दो। प्रभावित करने वाले कारक में धातु की प्रकृति, बिलियन में धातु आयनों का सांद्रण, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है, इसे भी तैयार कर लेना। बाकी आप लोगों को बता ही दिया हूँ कि जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं तो नंबर मैंने अपना पर्सनल नंबर शेयर कर दिया है 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।